Welcome to YC Creation, where learning becomes clear and success begins. बिना एक भी गोली चलाए एक पूरे साम्राज्य की नींव कैसे हिलाई जा सकती है? सुनने में ये लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? बिल्कुल। पर ये कोई सिर्फ सोचने वाला सवाल नहीं है। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा अध्याय था जिसने लड़ाई के सारे नियम ही बदल दिए। हाँ। आज हम 1920 से 22 के उस दौर की पड़ताल करेंगे जब पूरे देश ने एक साथ मिलकर कहा था हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। और इसी को समझने के लिए आज की हमारी चर्चा का आधार एक अकादमिक लेख है, द गांधीयन रेवोल्यूशन, नॉन कोऑपरेशन एंड द पाथ टू स्वराज। अच्छा। ये लेख हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने में मदद करता है कि लाखों लोग एक ऐसे विचार के पीछे कैसे खड़े हो गए जो अपने आप में एक क्रांति था। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। वो कौन सी चिंगारी थी, या शायद कहना चाहिए कि वो कौन सी आग थी जिसने गांधी जी और पूरे देश को इस मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया? मतलब कि अब ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करना ही सबसे बड़ा गुनाह है। देखिए, इसकी जड़ें पहले विश्व युद्ध के खत्म होने के ठीक बाद के माहौल में हैं। ओके। भारत ने उस जंग में ब्रिटेन का जबरदस्त साथ दिया था। हमारे सैनिक, हमारा पैसा, हमारे संसाधन, सब कुछ लगा दिया गया था। तो उम्मीदें बहुत की हैं ना कि इतने बड़े बलिदान के बाद शायद कुछ मिलेगा, स्वशासन की तरफ कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा। बिल्कुल, उम्मीद थी स्वशासन की, लेकिन मिला क्या? धोखा और दमनकारी कानून। जैसे सबसे पहले तो 1919 में आया रॉलेट एक्ट। ये एक ऐसा काला कानून था जो सरकार को सिर्फ शक के आधार पर किसी भी भारतीय को, किसी को भी बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील के सीधे 2 साल के लिए जेल में डाल सकता था। मतलब आपकी आजादी एक पुलिस वाले के सिर्फ शक पे टिकी थी? ये तो अपमानजनक है। ये नागरिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला था और जाहिर है पूरे देश में गुस्सा भड़क उठा। और इसी गुस्से के माहौल में जलियांवाला बाग हुआ। ठीक है, इसी माहौल में 13 अप्रैल 1919 अमृतसर का जलियांवाला बाग। बैसाखी का दिन था। हजारों लोग, औरतें, बच्चे सब एक शांतिपूर्ण सभा के लिए इकट्ठा हुए थे। जनरल डायर ने वहां पहुंचकर बिना किसी चेतावनी के निकलने के सारे रास्ते बंद करके भीड़ पर गोलियां चलवा दी। और ये तब तक चली जब तक गोलियां खत्म नहीं हो गई। सरकारी आंकड़े कहते हैं 379 लोग मारे गए। असल संख्या 1000 से कहीं ज्यादा थी। उस एक घटना ने अंग्रेजों के न्याय और सभ्यता के सारे दावों को खोखला साबित कर दिया। मैं सोच रही हूँ कि इसका मनोवैज्ञानिक असर क्या हुआ होगा। मतलब जो लोग तब भी ब्रिटिश न्याय व्यवस्था में थोड़ा बहुत यकीन रखते होंगे, उनका भरोसा पूरी तरह टूट गया, विश्वास खत्म हो गया। और इसी माहौल में एक और मुद्दा जुड़ गया जिसने भारत के मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया। वो था खिलाफत का मुद्दा। अच्छा, ये क्या था? पहले विश्व युद्ध में तुर्की ब्रिटेन के खिलाफ था। युद्ध के बाद ब्रिटेन ने तुर्की के ओटोमन साम्राज्य को खत्म कर दिया और वहां के खलीफा, जिन्हें दुनिया भर के सुन्नी मुसलमान अपना सबसे बड़ा धर्मगुरु मानते थे, उनकी सारी शक्तियां छीन ली। और गांधी जी ने इसे एक मौके की तरह देखा। हाँ, गांधी जी को लगा कि ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एक सुनहरा मौका है जिसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। तो अब तस्वीर साफ हो रही है। बिल्कुल। विश्व युद्ध से मिली निराशा, रॉलेट एक्ट का अपमान, जलियांवाला बाग का सदमा और खिलाफत से उपजा गुस्सा, इन सब ने मिलके एक ऐसा विस्फोटक माहौल बना दिया था जहां गांधी जी को लगा कि अब चुप रहना भी गुनाह है। हाँ, कि अब सहयोग करना जुल्म करने वाले का साथ देने जैसा है। तो ये साफ है कि असहयोग कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। पर ये जो असहयोग का आइडिया है, ये अपने आप में कितना बड़ा था। मतलब सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम से खुद को अलग कर लेना। और यही गांधी जी का सबसे बड़ा दाव था। उन्होंने एक बहुत ही असहज करने वाली सच्चाई को सबके सामने रख दिया। वो क्या थी? कि मुट्ठी भर अंग्रेज 30 करोड़ भारतीयों पर इसलिए राज नहीं कर रहे थे कि वो ज्यादा ताकतवर थे, बल्कि इसलिए क्योंकि भारतीय खुद उन्हें राज करने दे रहे थे। बिल्कुल। हमारे ही वकील उनकी अदालतें चला रहे थे, हमारे बच्चे उनके स्कूल जा रहे थे, हमारे ही लोग उनकी मिलों का कपड़ा पहन रहे थे। उन्होंने कहा, ताकत बंदूक से नहीं, हमारे सहयोग से आती है, बस ये सहयोग वापस खींच लो। और ये पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। एग्जैक्टली। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी नहीं थी, ये एक साइकोलॉजिकल शॉक था। ये तो वाकई सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देने वाली बात है। विक्टिम बनने की बजाय ये कहना कि ताकत तो असल में हमारे ही हाथ में है। लेकिन इतने बड़े क्रांतिकारी विचार को एक जमीनी आंदोलन में कैसे बदला गया? कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को इसके लिए मनाना आसान नहीं रहा होगा।
बिल्कुल आसान नहीं था। कांग्रेस में भी कई बड़े नेता इसके खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि ये तरीका प्रैक्टिकल नहीं है। तो फिर वो माने कैसे? गांधी जी की लोकप्रियता और उनके तर्कों में जो नैतिक बल था, उसके आगे सबको झुकना पड़ा। पहले सितंबर 1920 में कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जहां भारी बहस के बाद असहयोग के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। और फिर इस पर मोहर लगी नागपुर में। हाँ, दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में इस पर पक्की मोहर लगा दी गई और कांग्रेस का लक्ष्य बना शांतिपूर्ण और उचित तरीकों से स्वराज हासिल करना। तो एक तरफ तो सब कुछ छोड़ने की बात थी, अदालतें, स्कूल, विदेशी कपड़े, ये तो हुई ना कहने की बात। लेकिन सिर्फ ना कहने से तो देश नहीं चलता। इस खालीपन को भरने के लिए, कुछ बनाने के लिए भी तो कोई योजना दी होगी गांधी जी ने। बहुत अच्छा सवाल है, और यही गांधी जी की दूरदर्शिता दिखती है। उन्होंने आंदोलन का एक बहुत ही स्पष्ट कार्यक्रम बनाया, जिसके 2 हिस्से थे। जैसा आपने कहा, एक था नकारात्मक यानी बहिष्कार, और दूसरा? और क्या लोगों ने सच में इसका पालन किया? बहिष्कार का मतलब था हर उस चीज को छोड़ देना जो ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक थी। सरकारी उपाधियां लौटाना, सरकारी स्कूलों कॉलेजों का बहिष्कार, अदालतों का बहिष्कार, और सबसे जरूरी विदेशी सामान खासकर कपड़ों का बहिष्कार। और इसका असर कैसा था? जबरदस्त। आप सोचिए, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जैसे बड़े वकील उस जमाने में महीने का 50,000 रुपए तक कमाते थे, जो आज के हिसाब से करोड़ों में होगा। हाँ, उन्होंने वो सब एक झटके में छोड़ दिया। ये सिर्फ नौकरी छोड़ना नहीं था, ये अपनी पूरी लाइफस्टाइल, अपना स्टेटस, सब कुछ दांव पर लगाना था। और छात्रों ने भी ऐसा ही किया। हजारों छात्रों ने अपना भविष्य अंधकार में डालकर सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए और नेशनल स्कूल्स में चले गए। और ये रचनात्मक कार्यक्रम क्या था? इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था देश को आत्मनिर्भर बनाना। गांधी जी जानते थे कि अगर हम अंग्रेजों के स्कूल छोड़ेंगे तो हमें अपने राष्ट्रीय स्कूल बनाने होंगे। अगर हम विदेशी कपड़े जलाएंगे तो हमें अपने कपड़े भी तो बनाने होंगे। अच्छा, तो इसीलिए चरखे और खादी पर इतना जोर था। बिल्कुल। चरखा सिर्फ सूत काटने का औजार नहीं था, वो आर्थिक आजादी और अनुशासन का प्रतीक बन गया। इसके साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देना, समाज से छुआछूत को मिटाना, ये सब भी रचनात्मक कार्यक्रम का हिस्सा था। मतलब स्वराज सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक भी हो। यही उनका मानना था। तो यह आंदोलन सिर्फ शहरों के पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित नहीं रहा। नहीं, यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी कामयाबी थी। ये भारत का पहला सच्चा जन आंदोलन बना। ये शहरों के ड्राइंग रूम से निकलकर गांव की चौपाल तक पहुंच गया। हर कोई इसका हिस्सा था। किसान, मजदूर, औरतें, छात्र, व्यापारी, हर कोई। और खासकर महिलाओं की भागीदारी वो तो ऐसी थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। उन्होंने शराब की दुकानों और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरने दिए, विदेशी कपड़ों की होली जलाई। ये मंजर अपने आप में एक क्रांति रही होगी। बिल्कुल। जब लाखों लोग सड़कों पर हों तो ब्रिटिश सरकार का डरना तो लाजमी है। उन्होंने इस आंदोलन को कुचलने के लिए क्या किया? सरकार ने वही किया जो वो हमेशा करती थी, दमन। हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया। शांतिपूर्ण जुलूसों पर लाठियां बरसाई गई। 1922 आते आते गांधी जी समेत लगभग सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन सरकार जितना दबाती, लोगों का जोश उतना ही बढ़ता जाता। ऐसा लग रहा था कि मंजिल अब दूर नहीं। हाँ, आंदोलन अपने चरम पर था। और फिर अचानक सब रुक गया। गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। ये फैसला आज भी समझना बहुत मुश्किल लगता है। ऐसा क्यों हुआ? इसकी वजह बनी एक घटना, चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नाम की एक जगह पर लोग एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, झड़प हुई और पुलिस ने भीड़ पर गोली चला दी, जिसके जवाब में भीड़ हिंसक हो गई। हाँ, गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। लेकिन ये फैसला समझना वाकई बहुत मुश्किल है। मतलब आंदोलन अपने चरम पर है, सरकार दबाव में है, और सिर्फ एक जगह हुई हिंसा के लिए आप पूरे देश के मोमेंटम को रोक दें। क्या ये एक तरह की स्ट्रेटेजिक मिस्टेक नहीं थी? गांधी जी के अपने साथी भी तो नाराज हुए होंगे। नाराज, बहुत ज्यादा नाराज हुए थे। मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, लगभग सभी ने इस फैसले की आलोचना की। उनका भी यही मानना होगा। हाँ, कि एक स्थानीय घटना की सजा पूरे देश को क्यों दी जा रही है, खासकर तब जब हम जीत के इतने करीब हैं। लेकिन गांधी जी अपने सिद्धांत पर अड़िग थे। उनका तर्क क्या था? गांधी जी इस हिंसा से गहरे सदमे में थे। उनका मानना था कि अगर आंदोलन हिंसक रास्ते पर चला गया तो वो अपनी नैतिक ताकत खो देगा। उन्हें डर था कि इससे सरकार को और ज्यादा दमन का बहाना मिल जाएगा। बिल्कुल, उन्हें डर था कि इससे ब्रिटिश सरकार को पूरे आंदोलन को बेरहमी से कुचलने का बहाना मिल जाएगा। उनके लिए लक्ष्य से ज्यादा जरूरी साधन की पवित्रता थी।
उन्हें लगा कि देश अभी अहिंसक सत्याग्रह के अनुशासन के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। और उन्होंने जिम्मेदारी लेते हुए आंदोलन वापस ले लिया। हाँ। तो इस सब का मतलब क्या निकालें? क्या असहयोग आंदोलन एक विफलता थी क्योंकि स्वराज तो मिला नहीं, बल्कि आंदोलन अचानक खत्म हो गया? देखिए, इस आंदोलन को पास या फेल के तराजू पर तौलना ही गलत है। स्वराज 1 साल में नहीं मिला, ये सच है। लेकिन इसने जो किया वो शायद स्वराज से भी बड़ा था। इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का डीएनए हमेशा के लिए बदल दिया। वो कैसे, किन मायनों में? सबसे पहली बात, इसने आजादी की लड़ाई को दिल्ली और कलकत्ता के बड़े बड़े बंगलों से निकालकर गांव के एक आम किसान के घर तक पहुंचा दिया। ये अब कुछ पढ़े लिखे लोगों का आंदोलन नहीं रहा। नहीं, ये करोड़ों लोगों का सपना बन गया। दूसरी बात, इसने गांधीवादी तरीकों, सत्याग्रह, अहिंसा, बहिष्कार को एक शक्तिशाली हथियार के रूप में स्थापित कर दिया। और इसने लोगों के मन से अंग्रेजों का खौफ निकाल दिया। सबसे जरूरी बात, जब हजारों लोग बिना डरे जेल जाने को तैयार हों, तो ये हुकूमत के नैतिक पतन का संकेत होता है। तो मतलब ये एक तरह की राष्ट्रीय ट्रेनिंग थी, एक ड्रेस रिहर्सल। बिल्कुल सही शब्द है, ये एक ड्रेस रिहर्सल थी। इसने भविष्य के 2 बड़े आंदोलनों, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन के लिए जमीन तैयार की। इसने लोगों में वो आत्मविश्वास और राजनीतिक चेतना पैदा की जिसके बिना आजादी की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। तो हाँ, ये अपने फौरी लक्ष्य में भले ही सफल ना हुआ हो, लेकिन इसने देश को आजादी के लिए तैयार कर दिया। तो हमने देखा कि कैसे पहले विश्व युद्ध के बाद टूटे हुए भरोसे ने एक ऐसे आंदोलन को जन्म दिया जिसका आधार नैतिक बल था। ये आंदोलन पूरे देश में एक आग की तरह फैला, लेकिन हिंसा की एक चिंगारी ने इसके नेता को इसे रोकने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल। असहयोग आंदोलन भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में एक मील का पत्थर है। इसे सिर्फ एक घटना की तरह नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया की तरह देखा जाना चाहिए। एक ऐसी प्रक्रिया जिसने देश को जगाया, उसे एकजुट किया और महात्मा गांधी को निर्विवाद रूप से भारतीय राजनीति के केंद्र में स्थापित कर दिया। इसने साबित कर दिया कि सबसे बड़ी ताकत लोगों के एकजुट इरादे में होती है। ये पूरी चर्चा एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आकर रुकती है। किसी विशाल जन आंदोलन में जिसमें लाखों अलग अलग तरह के लोग शामिल हों, क्या पूरी तरह से अहिंसा को लागू करना मुमकिन है? और क्या एक नेता का ये फैसला सही था कि साधन की पवित्रता लक्ष्य को हासिल करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है? इस पर सोचने की जरूरत है।